अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10th बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गैशियस एक्सचेंज हम चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने देखना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन किस तरह होती है, किस तरह से एयर आती है हमारे लंग्स में, फिर एक्सचेंज होने के बाद वो किस तरह से बाहर जा रही होती है। ठीक है, तो जी नंबर 1 जो है वो है हमारा इंस्पायरेशन। ठीक है, इसको इनहेलेशन भी बोलते हैं, इनहेल करना, चीज़ को, एयर को अंदर लेके जाना। ठीक है, इसमें ना डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं, आप उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नंबर 1 आता है कि जो आपके रिब्स के मसल्स हैं ना, जब अभी आप सांस लेके देखो, आप फील करोगे आपकी रिब्स, जो आपकी पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्यों जा रही हैं, इसकी भी रीज़न है, क्योंकि उनके नीचे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जब आपके सांस लेते हो तो आपके लंग्स में एयर जाती है, आपके लंग्स एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। ठीक है, तो उनको स्पेस चाहिए होती है फैलने के लिए, तो उस स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर को मूव करती हैं और आपका डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसका साइज़ कम होता है, वो नीचे को मूव करता है। रिब्स के ऊपर जाने में और डायाफ्राम के नीचे जाने की रीज़न सिर्फ ये है कि आपके जो लंग्स हैं उनको एक्सपैंड होने के लिए एक स्पेस मिल जाती है, एक एरिया मिल जाता है, वो इजीली एक्सपैंड हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लंग्स। ठीक है, इससे जो आपकी थोरेसिक कैविटी यानी कि आपकी चेस्ट वाली जो कैविटी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, वो सारा काम ही एरिया बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि लंग्स को फैलने में आसानी हो। तो जब आपकी रिब्स ऊपर जाती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, तो आपकी चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी फैल जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लंग्स आपके एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, जब आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो आपके लंग्स में जो प्रेशर था वो हो जाएगा कम। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक छोटे से कमरे में हो, आप दीवारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, क्योंकि छोटा सा कमरा, अगर मैं कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूं तो ऑटोमेटिकली दीवारों पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो लंग्स में एयर का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो अब देखो, लंग्स में एयर का प्रेशर हो गया कम, बाहर के इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर है ज़्यादा। तो आपको पता है कि चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम में मूव करती हैं, यानी कि एयर जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से मूव करेगी कम प्रेशर वाले एरिया में। तो इस तरह से जो बाहर की एयर है वो कहाँ पे रश करेगी, कहाँ पे आने की कोशिश करेगी, वो आपके लंग्स में आने की करेगी, ताकि दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह से आपकी क्या होता है, बाहर की जो एयर है वो आपके लंग्स में आती है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप सांस लेते हो, एयर को इनहेल करते हो, तो क्या होता है, आपकी रिब्स ऊपर जाती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, जिससे आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने की वजह से आपके लंग्स पे प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स पे प्रेशर कम होने की वजह से लंग्स में जो एयर है उस पर भी प्रेशर कम हो जाता है। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से हवा आपके लंग्स में आ जाती है, जिसे कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन का प्रोसेस। ये आप डायग्राम देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप देख रहे हो नीचे जो रेड कलर का डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, अभी एक्सहेल में, वो अभी हमने एक्सहेल पढ़ना है, फिलहाल इनहेल देखते हैं। तो ये देखो, आपका डायफ्राम सुकड़ रहा है, लंग्स आपके फैल रहे हैं, चेस्ट आपकी ऊपर जा रही है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इस डायग्राम को देखो और क्लियर होगा, आपकी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं और जो आपका जो डायफ्राम है वो पीछे रेड कलर का वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसको देखोगे उससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको लंग्स फैलते हुए क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। जो एयर अंदर जा रही है नोज़ के थ्रू, और आप देखोगे उसके लंग्स क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं इनहेलेशन का प्रोसेस। सिंपल सा, चीज़ों को सिंपल रख के याद करो, ज़्यादा डीप जाओगे तो जो याद है वो भी भूल जाएगा। एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। ठीक है, अब हवा अंदर तो चलेगी, अब जो चीज़ अंदर जाती है वो बाहर भी आती है। तो देखो, जब गैशियस एक्सचेंज हो जाता है ना आपके लंग्स में, कैपिलरीज में और एल्वियोलाई के दरमियान में, तो उसके बाद क्या होता है कि एयर को बाहर निकालना होता है। एयर को बाहर निकालने को हम बोलते हैं एक्सपेल करना। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। बिल्कुल ऑपोजिट है उसका। पहले में रिब्स ऊपर गई थी, इसमें रिब्स नीचे आ जाएंगी। पहले में डायफ्राम नीचे गया था, इसमें डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। पहले में लंग्स में प्रेशर कम हो गया था, इसमें लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिब्स भी नीचे आ गई, डायफ्राम ऊपर चलेगा, लंग्स पे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, आपको पता है हवा ज़्यादा प्रेशर से हमेशा कम प्रेशर में जाती है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर एयर का ज़्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, तो अंदर से एयर मूव करेगी बाहर साइड पे। सिंपल सा इसे कहते हैं एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन का प्रोसेस। जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है जहाँ से पेपर में नंबर आपने कैच करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 1 है कि ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, कि एक जो इंसान है वो 1 मिनट में 16 से 20 टाइम्स जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में वो सांस ले रहा होता है। ठीक है,
और जो आपका ब्रीदिंग का सारा रेट है उसे कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में कौन चीज़ कंट्रोल करती है? ब्रेन का एक स्पेशल सेंटर होता है जिसे कहते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर, जिसका काम होता है कि आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस को हैंडल करना। द नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ब्रेन को कैसे पता चलेगा जी कि अब मैंने सांस ज़्यादा लेना है या मैंने सांस कम कर देना है। अब स्पीड सांस लेने की बढ़ा देनी चाहिए, 16 to 20 टाइम्स से बढ़ा के 30 to 40 टाइम्स करनी चाहिए। तो आपका ब्रेन मेजर करता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। आपको पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपको ब्रेन को पता चल जाता है कि ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। तो अगर आप 16 to 20 टाइम्स सांस ले रहे हो तो जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो अब आपको 16 to 20 नहीं बल्कि आपको 25 to 30, 30 to 40 तक आपको सांस लेना पड़ेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है क्योंकि वो यूटिलाइज हो रही होती है कंटिन्यूस एटीपीज के मॉलिक्यूल्स बनाने में, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, आपके ब्रेन को पता चल गया जी कि आप इस बंदे के पास ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब इसको हमें किसी तरह से ऑक्सीजन देनी है। तो फिर आप पागलों की तरह हल्का हल्का के सांस लेते हो, बहुत ज़्यादा होता है ना ऐसे। तो वो बहुत ज़्यादा सांस आप इसलिए ले रहे होते हो क्योंकि आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन का, वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि भाई आप सांस ज़्यादा लो। जब आप सांस ज़्यादा लेते हो फिर थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी थी वो दोबारा से ठीक हो जाती है। तो एक्सरसाइज की सिचुएशन में आप 30 to 40 टाइम सांस लेते हो और नॉर्मल सिचुएशन में आप 60 to 20 टाइम सांस लेते हो। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। और उसके बाद है लिंक बिटवीन ब्रेन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम और ब्रेन में क्या लिंक है। तो सिंपल सा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में सेलुलर रिस्पायरेशन का रेट बढ़ जाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको पता ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो जब आप एक्सरसाइज करती हो तो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ब्लड में। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो आपका रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है? आपके रिब्स के मसल्स को, डायफ्राम को मैसेज भेजता है जी कि काम शुरू कर दिया जाए। तो क्या होता है कि रिब्स ऊपर जाती हैं, डायफ्राम नीचे आता है, ब्रीदिंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा लिंक है, ठीक है। तो बस इतना था, इजी सा टॉपिक था, इसको ज़्यादा टेंशन लेके ना पढ़ना, इजी सा लेके पढ़ना। जितना इजी करोगे उतना ही आसान होगा आपके लिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह।